हेलो एवरीवन, दिस इज़ फहद एंड आई वेलकम यू टू फहद पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर है क्लास 10 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितने तरीके का होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है क्या, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको डिटरमाइन करता है और कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। और ये वन शॉट वीडियो होगा और बहुत क्विक एक्सप्लेनेशन और इजी एक्सप्लेनेशन होगा, एनसीईआरटी कंटेंट रहेगा इसमें। तो मेक श्योर आप इस चैप्टर के एंड तक, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि इस चैप्टर का जो भी कंटेंट है, जो भी इस चैप्टर में बताया गया है, सब आप तक आराम से पहुंच सके। तो इससे पहले कि चैप्टर शुरू करें, आप मेरे चैनल पर नए हैं फहद पाठशाला, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ जो इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो जिनका बोर्ड्स है उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए एंड ऑल्सो हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो चैप्टर का जैसे कि नाम है, देखिए चैप्टर का कोई भी जो नाम होता है ना, वो चैप्टर का एक पूरा कंटेंट का एक रेफरेंस होता है। ठीक है, कि चैप्टर उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, चैप्टर उसी के आसपास घूमेगा, चैप्टर का जो भी कंटेंट होगा उसके कंसर्न में ही होगा। तो जो चैप्टर का नाम है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं ये है क्या। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ना, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तीन सेक्टर में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये सेकेंडरी सेक्टर जो है उसी को एक तरीके से कह सकते हैं। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है, उसको थोड़ा सा बेसिक में हम लोग जान लेते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्स को हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जो नेचर के द्वारा मिलता है, चाहे वो हम लोग क्रॉप्स उगा लें या फिर हम लोग रेयरिंग ऑफ एनिमल कर ले फॉर देयर स्किन, वूल फॉर देयर, आई मीन रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर देयर फिश, मीट्स एटसेट्रा, एंड हनी बी को का रेयरिंग करते हैं, and many other thing, mining also, these all comes under primary sector. Clear? And what comes under secondary sector? The raw material which is obtained from the primary sector is further processed and converted into final products and goods. Okay, so this sector which used to जो आपको यूज़ कर रहे हैं, जो सेक्टर आप कन्वर्ट करने में यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी को, प्राइमरी सेक्टर से जो ऑब्टेन हुआ रॉ मटेरियल है उसको जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये जो सेक्टर है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करते हैं। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट होता है, जितना भी इंडस्ट्रीज होता है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। जो टर्शरी सेक्टर होता है, अब ये जो प्रोडक्ट तैयार हो गया है फाइनल प्रोडक्ट, अब इसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो इसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी सर्विसेज लग रहा है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा इसके अलावा भी जो भी सर्विसेज लग रहा है, सब कुछ जो है टर्शरी सेक्टर में आएगा। क्लियर हो गया? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है इकोनॉमिक सेक्टर का बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे वही सब सारी बातें बताई गई है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है, तो वही होता है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट को कन्वर्ट, जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो यूनिट होता है, जो सेक्टर होता है, जो इसको कन्वर्ट करता है, उसी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, हर कुछ जो है ना, हम लोग पढ़ते हैं, हर कुछ का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ना, उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसका सबसे बड़ा पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है ना, ये जो है ना इकोनॉमी का बैकबोन है। ठीक है, इकोनॉमी का बैकबोन इन द सेंस कि मतलब आप ये कह लो कि जीडीपी का 1/4 से भी ज़्यादा लगभग ये कंट्रीब्यूट करता है देश के जीडीपी में। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा स्ट्रेंथन करता है अपने इकोनॉमी को, जीडीपी को। तो इसलिए जो है ना, ये इकोनॉमी का बैकबोन है। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लोग, होता है क्या है ना कि वो लोग जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने में देने का योग रखता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में लोग खेती करते हैं, माइनिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा भी होता है, वो सीजनल होता है, हार्वेस्टिंग सीजनल टाइम का, एक ही टाइम पे हार्वेस्टिंग किया जाता है, सोइंग एक टाइम पे किया जाता है। लेकिन बाकी टाइम में जो पीजेंट्स, छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, वो तो दूसरे के फार्म लेबर पे काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास जो खाली टाइम होता है, उनको भी तो काम चाहिए होता है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसा है जो 12 महीना काम करता है। सपोज दैट कि कोई किसान है, वो गन्ने की खेती पे काम कर रहा है,
ठीक है। अब वो 12 महीना तो खेत पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम पे वो ऐसा भी रहेगा कि वो खेती नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो आसपास में कोई शुगर रिलेटेड इंडस्ट्री होगा जहाँ पे चीनी बनाया जाता है या फिर कुछ इस तरह का, तो वो वहाँ पे जाकर काम कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा सेक्टर है जो हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही जो हमको प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड लाइक अ फार्मर। क्लियर। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो है ना वो जो है ना देश का इकोनॉमी को भी बहुत बढ़िया से बूस्ट करता है, ठीक है। और क्या होता है ना कि देखो, जो खास तौर पे जो गांव देहात में या बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग होते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं इन द सेंस कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग ज़्यादातर शहर में नहीं रहते हैं, ठीक है। और वो लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो होता है ना, शहर वालों से कहीं ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है ना, बहुत सारा इस तरह का कारखाना लगाती है, इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालती है, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप का गांव देहात में भी, ताकि वहाँ पे भी लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे कि गांव में भी बहुत सारा हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है, तो लोग जो है ना पार्ट टाइम वहाँ पे भी काम करते हैं, यानी कि फुल टाइम भी करते हैं और खेती को पार्ट टाइम करते हैं जब सीजन आता है। तो इस तरीके से जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ना देश की इकोनॉमी को और देश के रूरल एरिया की इकोनॉमी को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है। फॉरेन एक्सचेंज में बहुत बड़ा हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सपोज दैट कि इन कंट्री लाइक इंडिया, कॉटन, जूट, इसमें बहुत इंडिया आयरन, स्टील, इन सब पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो अब जो ज़रूरत की चीज़ है उसको इंडिया यूज़ कर लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसको इंडिया क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देता है। तो जब एक्सपोर्ट करता है इंडिया इन चीज़ों को, तब एक्सपोर्ट करने के समय में जब फॉरेन मनी आता है तो वो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है गुड्स सर्विसेज का। इससे सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, गुड्स का। तो इससे क्या होगा, जो पैसा जनरेट होगा तो वो पैसा जो है ना बेसिकली देश के इकोनॉमी को, देश के जीडीपी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे बात कर ले, ये तो फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो क्या करता है कि आपके गुड्स को, जो रॉ मटेरियल है, उसको फाइनल प्रोडक्ट या उसको हायर वैल्यू देगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सपोज दैट कि आप जो है ना शुगर केन निकाल लिए, अब शुगर केन से गुड़ बन रहा है, शुगर केन से जैगरी बन रहा है, तो शुगर केन को तो आप चीनी के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हो। गन्ना को निकाले और दूध में डाल दिए मीठा करने के लिए, ऐसा तो नहीं करते, आप चीनी डाल दो प्रॉपर। तो शुगर केन जो है ना एक हायर वैल्यू कब बना उसका, जब आप उसको चीनी में कन्वर्ट कर लिए। क्लियर। इसी तरीके से एक इंसान का हायर वैल्यू कैसे होता है, जैसे कि वो बच्चा पैदा हुआ, अगर वो कुछ नहीं सीखा, ना स्किल सीखा, ना बोलने का तरीका सीखा, ना मैनर सीखा, ना एजुकेशन सीखा, ना हेल्थ अच्छा हुआ उसका, तो वो इंसान जो है ना बेसिकली गुड्स, वो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हेल्दी रहेगा, स्किलफुल रहेगा, ठीक है, नॉलेजेबल रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, तो उसका कुछ वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, हायर वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी रॉ मटेरियल का हायर वैल्यू कब होता है, जब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम ही जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट में होता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये जो है ना दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी दोनों को अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। एक ही इंडस्ट्रीज का मतलब एक कॉइन का दो पहलू है। हालांकि इनको दोनों को अलग अलग सेक्टर में रखा गया है, लेकिन विदाउट ईच नो वन कैन वर्क। क्लियर। जैसे कि अब हम ये कह लो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काम ही ना करे, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल बड़े पैमाने में जो प्रोड्यूस किया जा रहा है खेत से एग्रीकल्चर करके, तो वो उसका यूज़ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप बड़े पैमाने में मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ज़मीन के अंदर से, लेकिन उस मिनरल्स को हम जो है ना आयरन स्टील का जो प्रोडक्ट होता है कन्वर्ट करने वाला काम ही हम नहीं कर रहे हैं, तो उस मिनरल्स का क्या यूज़ हो जाएगा, कुछ यूज़ नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आयरन इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री जो है ना वो अपने रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ताकि वो उससे बेहतर तरीके से काम कर पाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पीवीसी पाइप, मशीन, टूल्स, इन सब चीज़ का एग्जांपल दिया गया है। प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर मिनरल्स ही नहीं रहेगा तो ये सब अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है। अच्छा, अगर और इसका वॉइस उल्टा कर लो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज
काम करने को तैयार नहीं है तो आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फिर मिनरल्स वगैरह को निकाल के भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि दोनों को एक दूसरे का साथ, दोनों एक दूसरे का क्या है मतलब कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, ताकि दोनों बेहतर तरीके से अगर प्रोडक्शन हो और अगर प्रोडक्शन हो और दोनों उसको मैन्युफैक्चरिंग करें तो ये दोनों चीज़ मिला करके जो है ना बेहतर तरीके से काम कर सकती है और इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएगी। तो ये दोनों दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, दे आर द पार्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि मतलब दोनों को साथ काम करना होगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को थोड़ा अभी जो है ना थोड़ा सा सेटबैक भी है इन द सेंस कि मतलब उसको क्या परेशानी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को या सेकेंडरी सेक्टर को। थोड़ा परेशानी ये है कि ये जो अभी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है ना कि आप डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज इंडिया आती है या फिर कोई भी कंट्री जाती है, तो वो जो अपना प्रोडक्ट लेकर के आती है, वो जो अपना गुड्स लेकर के आती है, उसका क्वालिटी, उसका ड्यूरेबिलिटी, उसका जो चीपनेस है यानी कि सस्ता इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी कर सकता है। तो आप जो अपने कंट्री में जो प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो उसका क्वालिटी, उसका ड्यूरेबिलिटी, उसका जो कंटेंट है, उसका जो कहने का मतलब है जो प्राइस है, वो अगर एमएनसी या फिर फॉरेन मार्केट के प्रोडक्ट से मैच नहीं करेगा तो आपका जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, वो चलेगा नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसीलिए अभी के टाइम में हर कंपनी को ये सोचना होगा कि हम जो गुड्स बना रहे हैं वो बेहतर से बेहतर तरीके से हो, बेहतर कंटेंट का हो, बेहतर ड्यूरेबिलिटी का हो, बेहतर प्राइस हो, बेहतर क्वालिटी हो, ताकि जो है हम बाकी चीज़ों से कम्पीट कर पाएँ। तो ग्लोबलाइजेशन का अच्छा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ तो अच्छा है, क्योंकि कंज्यूमर को बेहतर सस्ता चीज़, ड्यूरेबल चीज़, क्वालिटी वाला चीज़ मिलेगा। लेकिन जो कंपनीज होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि फॉर एग्जांपल ले लो जैसे कि अभी मार्केट में कोई लेडीज़ का कोई सूट आया हुआ है सपोज दैट, और वो सूट जो है ना मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, अब कोई शॉपकीपर है, उसको वो जो है ना होलसेल में माल उठाया बेच रहा है, लेकिन अब ट्रेंड खत्म हो गया उस सूट का, तो अब उसको दूसरा सूट लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से उसको जो है ना टाइम टू टाइम अपने आप को माल को अपडेट करना होगा, और ताकि जो है ना मार्केट में जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर पाए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई चप्पल बनाने की कोई कंपनी, स्लीपर बनाने की कोई कंपनी है, तो वो जो बना रही है वो अभी मार्केट में मान लेते हैं कि लाइट मटेरियल का चप्पल चल रहा है, तो उस तरह का मशीन सेटअप किया है और वो बना रहा है, लेकिन 2 साल 4 साल के बाद जो है ना वो ट्रेंड बदल गया, दूसरा मटेरियल का चप्पल का मार्केट में आ गया। तो अब उसको क्या करना होगा, उसको मशीन को बदलना होगा। ठीक है, क्योंकि अब उसको ये ग्लोबलाइजेशन है, अब बाहर से जो मार्केट से जो चप्पल आके आया है इंडिया में, वो सपोज दूसरे मटेरियल का है, वो मार्केट पकड़ लिया है, तो अब उसको जो चप्पल बनाना पड़ेगा वो उससे मैच करता हुआ चप्पल बनाना पड़ेगा, उसके लिए उसको मशीन बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उसका पुराना मशीन था, अब उसको वो कबाड़ी के भाव में बेचेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। आपको ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उससे जो आपके मार्केट में जो नया क्वालिटी का जो प्रोडक्ट आ रहा है, नया उसमें जो चीज़ है, उसके साथ साथ आपको भी अपने प्रोडक्शन को मेंटेन करना होगा, अपडेट करना होगा, अदरवाइज़ आपका मार्केट बैठ जाएगा। तो यही बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में जो है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को अपडेट रहने की ज़रूरत है, हर एतबार से, क्वालिटी के एतबार से, प्राइस के एतबार से, फिर आपको जो है ड्यूरेबिलिटी के हर 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 कंटेक्स्ट में। तो ये जो है थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इंडस्ट्रीज़ को कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया है। क्लासीफाई इन द सेंस कि देखो, आप देखोगे, नज़र उठाओगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बहुत छोटा मोटा घर में लगा हुआ इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगा, आपको कई बीघों ज़मीन पे मिलेगा इंडस्ट्रीज़। ठीक है, आपको कॉटन का इंडस्ट्री मिलेगा, कपड़ों का इंडस्ट्री मिलेगा, मतलब आपको बड़े बड़े मशीन बनाने का इंडस्ट्री मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज़ आप नज़र उठाओगे तो बहुत जगह आपको बहुत कुछ मैन्युफैक्चर होता हुआ दिखेगा। तो ये सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इन सबको क्लासिफिकेशन करने का बहुत सारा डिफरेंट बेस है, जिसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो पहला है कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज्ड हो रहा है उसको मैन्युफैक्चर करने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो एक होता है रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से हम लोग लेके आते हैं, यानी कि खेती करते हैं, उसको उगाते हैं, फिर वहाँ से लेकर के आते हैं, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएगा। एक होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि माइनिंग करते हैं, उसको ज़मीन से निकालते हैं, फिर उसको हम उससे जो है प्रोडक्शन करते हैं किसी प्रोडक्ट का। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड में कॉटन, वूल, जूट, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, जहाँ से हम खेती करके निकालते हैं। अब मिनरल बेस्ड जहाँ से हम मिनरल्स को ज़मीन से माइनिंग करके निकालते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, जो भी बनता है ये कोई ना कोई मेटल से या मिनरल से ज़मीन से निकाल के बनता है। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। और तो ये मेन रोल में मतलब कि वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस काम में आ रहा है।
समझ रहे हो आप बात को? किस काम में आ रहा है, किस काम में आ रहा है, मतलब उसका रोल क्या है। एक होता है बेसिक और की इंडस्ट्रीज, यानी कि बेसिक और की इंडस्ट्रीज मतलब कि आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। खास तौर पे जो है ना कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब बेसिकली मेटेलिक इंडस्ट्री हो जाएगा, जो कि आपको आप यूज़ कर रहे हो दूसरे इंडस्ट्री में भी इसको बनाने में यूज़ कर रहे हो। जैसे कि कोई आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उससे जो आयरन बन रहा है, अब वो उससे जो आयरन बना है वो फर्दर यूज़ हो रहा है दूसरे इंडस्ट्री में मशीन बनाने में। अब वो मशीन जो है यूज़ हो रहा है दूसरे इंडस्ट्री में जो है मैन्युफैक्चर करने में, तो अल्टीमेटली ये की इंडस्ट्रीज कहलाता है, ठीक है, जो दूसरे इंडस्ट्री में भी यूज को बनाने में ये हेल्प करता है। और दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब कि जो आप पर्टिकुलर एक टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट बना रहा है, कोई स्टेशनरी का प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो एक तरह का प्रोडक्ट बना रहा है कंज्यूमर बेस्ड है, कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट यूज होने में वाला चीज़ है। अब वो फर्दर कहीं और इंडस्ट्री में जाएगा नहीं। ये दो तरीके होता है द बेस ऑफ मेन रोल, एक होता है बेसिक की इंडस्ट्रीज, दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पे जो बेसिस पे जो बांटा गया है वो जो है ना बांटा गया है कि कहाँ गया, हाँ, कि कितना जो है आपका पैसा लग रहा है उसमें, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपका। तो ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम लग रहा है तो वो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा लग रहा है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बांटा गया है, ठीक है। 1 करोड़ से कम स्मॉल, 1 करोड़ से ज़्यादा लार्ज। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब मालिक कौन है इसका, तो इसको भी 4 तरीके से बांटा गया है, ठीक है। 4 तरीके से बांटा गया है। ये 4 तरीके हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ज्वाइंट सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर किसको बोलते हैं कि मतलब उसका मालिक कोई एक ही पर्सन होगा, ठीक है, कोई एक संगठन होगा, एक आदमी होगा, ठीक है, तो वो जो है पब्लिक सेक्टर हो जाए। जैसे कि बेल हो गया, सेल हो गया, सॉरी गलत बता दिया आपको, हम आपको प्राइवेट सेक्टर का बता दिए। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, सॉरी फॉर दैट, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट ओन होता है, ठीक है, गवर्नमेंट इसका मालिक होता है। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी यूनिट होगा, उसका ओनर कौन होगा, गवर्नमेंट होगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो होता है पब्लिक सेक्टर, चाहे भेल हो जाए, सेल हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है ना कि ओनर कौन होगा, प्राइवेट कोई भी कंपनी होगा या प्राइवेट कोई भी इंसान होगा, जैसे कि रिलायंस हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका टाटा हो गया, जैसे कि बजाज हो गया, ये सब जो है ना प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर मतलब कि आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई भी कंपनी दोनों मिल करके आप उसको रन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर कोई दो प्राइवेट कंपनी मिलके इसको ओन कर रही है, ठीक, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, ठीक है, हीरो होंडा हो गया, अब तो हीरो होंडा नहीं है, तो खैर, तो ये इस तरीके से दो लोग मिल करके, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट हो या प्राइवेट प्राइवेट हो, ओनर होते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि बहुत सारे 5, 6, 10 लोग मिल करके जो है ना किसी कंपनी को रन कर रहे होते हैं। शुरू में वो लोग मतलब रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं छोटे पैमाने पे, फिर धीरे 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 करके वो ग्रो कर जाता है। जैसे कि अमूल का एग्जांपल ले लो आप, तो इस तरीके से जो है ना, जैसे ये कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। बहुत सारा शुगर इंडस्ट्री जो है वो कोऑपरेटिव सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है ना, इसमें जो है ना हर लोगों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, और सबके कंट्रीब्यूशन के बिना ये मुमकिन नहीं है, और सबका मैन पावर भी होता है, और सबका फाइनेंशियल भी सपोर्ट होता है। तो इस तरीके से जो है कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जो है ना बल्क एंड वेट, और बल्क एंड वेट रॉ मटेरियल, तो मतलब कि किस तरीके का रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, हल्का रॉ मटेरियल, बहुत भारी रॉ मटेरियल। तो जैसे कि बहुत हेवी इंडस्ट्रीज में एक होता है हेवी इंडस्ट्रीज, जिसमें आयरन और स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब हेवी इंडस्ट्रीज में, मतलब भारी भरकम चीज़ बन रहा है इससे, ठीक है। एक होता है लाइट मटेरियल इंडस्ट्री, जैसे कि आपको कह लो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स बना रहे हो आप, या फिर आप स्टेशनरी आइटम बना रहे हो, या कुछ हल्का फुल्का चीज़ बना रहे हो, कॉस्मेटिक आइटम, ये सब लाइट इंडस्ट्री हो गया, मतलब कि हल्का फुल्का वाला चीज़ बना रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडस्ट्रीज को डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स दिया है कि कौन इंडस्ट्री में आता है, ये आपके लिए वर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जो हम लोग पढ़े हैं कि डिफरेंट बेसिस पे जो इंडस्ट्री को बांटा गया है, तो उनको अब हम पर्टिकुलर जो है थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो जो एग्रीकल्चर में बेस्ड है, वो उसका बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा। आप खुद सोच लो, जो जिससे आप रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर करके ऑब्टेन कर रहे हो, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, और बहुत सारे इंडस्ट्री, जैसे एडिबल ऑयल्स हो गया, शुगर है, ये सब आप खेती से करके निकालते हो, फिर उससे प्रोडक्शन करते हो, चीज़ों को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हो। ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो उसी में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि टेक्सटाइल जो कपड़ा बनता है, बेसिकली
आप जो है ना जो कपड़ा बनाते हो वो आप कॉटन यूज़ करते हो, उसमें और भी बहुत सारा मटेरियल यूज़ करते हो बेसिकली, लेकिन कॉटन जो है ना वो आप रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन करते हो, आप एग्रीकल्चर करके करते हो, तो ये जो है ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली आप कह लो कि खेती के बाद जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जुड़े हुए हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, बेसिकली वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये इसका भी जीडीपी में बहुत बड़ा रोल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो इसमें जो है ना बड़े पैमाने में लोग प्रोडक्शन करते हैं, खास तौर पे जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो भी आपको, अच्छा इंडिया के बारे में बात कर ले तो इंडिया जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा एक ऊंचे लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया का, और इससे जो है ना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि इंडिया जो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो बाहर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, खासतौर पे कॉटन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर बात कर ले तो इंडिया एंशिएंट टाइम से कॉटन प्रोडक्शन कर रहा है और इंडिया का हमेशा से अच्छा रैंक रहा है कॉटन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में। तो ब्रिटिश के आने के बाद से जो है ना हैंडलूम को जो था वो धीरे धीरे बैठा, फिर पावर लूम आया, फिर धीरे धीरे और उसमें एडवांसमेंट आया तो और ग्रो किया। इस तरीके से चीज़ें इंडिया के कंटेक्स्ट में अच्छी होते गई। लेकिन ब्रिटिश के आने के टाइम में बहुत सारा हम लोग ड्रॉबैक भी देखे थे कि कॉटन इंडस्ट्री को सेटबैक भी पड़ा था, तो वो चीज़ अलग थी। लेकिन कॉटन इंडस्ट्री जो है ना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इंडिया में जो कॉलोनियल पीरियड आया था तो उस दौरान में कॉटन इंडस्ट्री को अच्छा खासा सेटबैक पड़ा था, क्योंकि इंडिया में जो हैंडमेड जो कॉटन प्रोडक्शन होता था वो उसका क्वालिटी जो होता था ना बेहतर तो होता था, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता था और कहीं ना कहीं उसका फिनिशिंग उतना बेहतर नहीं होता था जो बाहर से लंदन से बन करके जो कॉटन का प्रोडक्शन प्रोड्यूस आता था इंडिया में, तो वो कंपटीशन इंडियन मार्केट के प्रोड्यूसर कर नहीं पाते थे। तो उस वक्त जो है ना थोड़ा सा सेटबैक पड़ा था, अथवा वो जो है ना थोड़ा चीप भी हुआ करता था, ये चीज़ है। अच्छा इंडिया में बात कर ले कि पहली दफ़ा जो है कॉटन मिल कब बना था, वो 1854 में बना था मुंबई में, ठीक है। और इंडिया में जो है ना कॉटन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था। वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो है ना बहुत बड़े पैमाने में जो है ना कॉटन का प्रोडक्शन का हुआ था, और क्योंकि हम लोग देख चुके थे हिस्ट्री में कि क्यों इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री ग्रो किया था बहुत तेज़ी से वर्ल्ड वार 1 के टाइम में, क्योंकि वार आइटम प्रोडक्शन करने में बाकी दुनिया मसरूफ़ थी और इंडिया में जो है इन चीज़ को प्रोडक्शन किया जा रहा था और ताकि वर्ल्ड के नीड को पूरा किया जाए। तो इंडियन प्रोडक्शन जो है उस वक्त बूस्ट कर गया था, इंडियन प्रोड्यूसर मार्केट में डोमिनेंसी करने लग गए थे, ठीक है, ये चीज़ हो गया था। अब बात करते हैं कि कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा होता कहाँ है। ये होता है महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि वो जो है ना कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा सुटेबल सॉइल है और वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसके लिए बेहतर है। इसलिए जो है ना वहाँ पे प्रोडक्शन बड़े पैमाने में होता है। इसलिए वहाँ पे चूँकि हमको रॉ मटेरियल ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करने में कि इधर उधर नहीं ले जाना पड़े, इसलिए वहाँ पे जो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, मिल है, कॉटन मिल है, वो बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र में अवेलेबल है, ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि कॉटन जो प्रोड्यूस होता है वो कॉटन सीड्स, कॉटन फ्लावर से जो बेसिकली हम कॉटन निकालते हैं, वहाँ से फिर जो है ना कॉटन को जो है ना स्पाइनिंग किया जाता है, यानी कि वहाँ से फिर गेनिंग करके उससे फिर प्रॉपरली उसको प्रोसेस करके फिर उसको धागा में कन्वर्ट किया जाता है, इसको स्पाइनिंग कहते हैं। फिर धागा से वीविंग करके जो है धागा से कपड़ा में कन्वर्ट किया जाता है, उसको वीविंग कहते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है, फिर डाइंग होता है, फिर स्टिचिंग होता है, ये सब कर करके जो है ना कपड़ा एक बेहतर तरीके से पैकिंग होकर के फिर जो है होता है तैयार। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि ये वाला पार्ट है, स्पाइनिंग वाला पार्ट है, ये जो स्पाइनिंग होता है बेसिकली धागा बनाने का काम जो है ना वो गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जितने भी धागा बनाने की बड़ी बड़ी कंपनी वो गुजरात महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, और वहाँ पे अच्छा खासा मिल भी मिलेगा कपड़ा का। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्शन होता है, लेकिन और फिर उसका वीविंग का जो काम होता है वो आपको पूरे इंडिया में हर जगह मिलेगा। तो कहने का मतलब है जो स्पाइनिंग का काम है वो सेंट्रलाइज है, वीविंग का काम डिसेंट्रलाइज है इंडिया में, ठीक है। क्योंकि आपको यूपी में भी कपड़ा बनते मिल जाएगा, साउथ में भी मिल जाएगा, आपको नॉर्थ में मिल जाएगा, तो हर लोग अपने स्टाइल का कपड़ा बना लेते हैं। लेकिन जो धागा का बड़े पैमाने में मैन्युफैक्चर होता है वो गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। और ये जो धागा होता है ना बड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है, बाहर भी जो है इसका एक्सपोर्ट होता है। समझ में आ गया, ये चीज़ है। हाँ, अब फिर यहाँ पे बोला कि व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन द स्पाइनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। तो
वो तो पूरा हिस्ट्री का कंटेक्स्ट है कि क्यों गांधी जी इस पे फोर्स किए थे। गांधी जी चाहते थे कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो है ग्रो करे और ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्शन है उससे हमारे वो बायकॉट हो, इंडियन प्रोडक्शन बढ़े और इंडिया का जो डिमांड है वो इन चीज़ों से फुलफिल हो। तो ये तो रीज़न था गांधी जी के, और गांधी जी चाहते थे कि ये सेक्टर जो है ना बूम करे। तो ये चीज़ था। अब बात करते हैं कि जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो जूट टेक्सटाइल जो है ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही आता है। और ये जो है ना रॉ जूट जो प्रोड्यूस करते हैं, ये बेसिकली जो है ना अच्छा, इसमें आप बात कर लेते तो इंडिया जो है ना मतलब प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने में करता है, लेकिन इंडिया अपना प्रोडक्शन करके जो है अपना ही ज़रूरत को फुलफ़िल कर लेता है, और इंडिया जो बचता है उसको एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जूट का, उसके बाद नंबर 2 पे इंडिया आता है। हालाँकि बांग्लादेश पहले इंडिया का पार्ट था, तो देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया ही जो सबसे बड़ा जूट प्रोडक्शन और एक्सपोर्टर था। लेकिन कहने का मतलब बात ये है कि जब से पार्टीशन हो गया तो बांग्लादेश अलग हो गया, तो बांग्लादेश जब अलग हो गया तो वो जो है एक्सपोर्टर, बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बंगाल में ही था, और बंगाल का आधा बंगाल चला गया वहाँ बांग्लादेश में। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश या फिर वेस्ट बंगाल रीजन में ही जूट का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता है बड़े पैमाने पे, तो इसलिए वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो इसलिए जूट इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप किया गया है। और वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ पे का जो रिवर है, वहाँ का एलुवियल सॉइल का जो फ्लो है, वो सब चीज़ फैक्टर करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो सॉइल है और वो जो आपको रिवर वाटर है, वो सब जो है ना सपोर्ट करता है इसको प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अब पहला जो जूट मिल इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था वो कोलकाता ही में इस्टेब्लिश किया था, रिशरा एक जगह है 1855 में, तो याद रखना, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देख लो, ये मैप ऑफ इंडिया है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कहाँ कहाँ कॉटन है, कहाँ पे उलेन है, कहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, मैप वर्क आपको रटना होगा, देखना होगा, समझना होगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप ये पता कर पाओगे कि कहाँ पे। जैसे कि आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना कुछ जो है वेस्ट बंगाल में भी है कुछ, ठीक है, ये चीज़ है। और ये देखो आप उलेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आपको नॉर्थ साइड में मिलेगा, जहाँ पे आपको शिप वगैरह बड़े पैमाने पे आपको रेयरिंग किया जाता है, तो इन सब जगहों में किया जाता है। उत्तराखंड वाला रीजन में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पंजाब में, राजस्थान में, इन सब जगहों में बड़े पैमाने में आपको उलेन इंडस्ट्री का ये मिल जाएगा, ठीक है। कॉटन तो आपको यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र में तो भरा हुआ है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये लोकेशन की बात हो गई कि लोकेशन जो कोई भी, अच्छा, कोई भी इंडस्ट्री का जो लोकेशन होता है ना, वो किन रीज़न से होता है इंडस्ट्री का लोकेशन, वो बहुत सारे रीज़न पे डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे लोकेशन होगा, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे का चीप लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, वहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट का क्या रोल है कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे वो वो सेटअप हो जाए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे जो है ना मार्केट अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, तो और गवर्नमेंट का बेसिकली क्या सब्सिडी दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, तो बहुत सारा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है। रोड कनेक्टिविटी कैसा है, बाहर अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो पोर्ट्स वगैरह नियर बाय है कि नहीं है, एयरपोर्ट्स नियर बाय है कि नहीं है, ये सब चीज़ डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगा या नहीं होगा। तो इसी तरीके से देखते हुए अगर कोई भी इंडस्ट्री का आपको पूछ ले कि इसका लोकेशन क्यों वहाँ पे है, तो सब बात बता देना कि वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आराम से अवेलेबल है, वहाँ पे नियर बाय मार्केट जो बड़ा शहर है जैसे कोलकाता नियर बाय शहर है, आपको जूट के लिए प्रोडक्शन के लिए उसको मार्केटिंग करने के लिए वहाँ पे फिर पोर्ट है, बे ऑफ बंगाल से पोर्ट के थ्रू निकल जाता है माल। तो कहने का मतलब है ये सब रीज़न आप कोई भी इंडस्ट्री के लिए आप उसको को रिलेवेंट करके आप कह सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और बात कर ले कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी फेस होता है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम फेस नहीं होता। आज के टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्री है जो जिसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक तो ग्लोबलाइजेशन वाला बात बताएं, ग्लोबलाइजेशन से कुछ उनको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, रेट को मेंटेन करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ता है, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि चीप लेबर कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम है कि आपको रॉ मटेरियल कभी महंगा हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आने लगता है। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी का आपको अपडेट रखना पड़ता है। ये सब कुछ प्रॉब्लम है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसको टाइम टू टाइम आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कोई भी इंडस्ट्री को बेहतर से बेहतर तरीके से रन करने के लिए। अब बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री का। तो शुगर इंडस्ट्री जो है ना, इंडिया का अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया जो है ना इसका प्रोड्यूसर सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। और लेकिन इसमें जो गुड़ वगैरह जो इससे जो इस रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि गुड़ हो गया, खानसारी भी एक तरह का गुड़ ही हो गया, तो इसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और है कि ये जो इसका जो शुगर केन जो होता है, यानी कि रॉ मटेरियल है शुगर इंडस्ट्री के लिए, ये जो है ना बहुत बल्कि होता है,
ठीक है। तो बल्की होने का मतलब है कि आप इसको ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इस वजह से जितना भी इंडस्ट्री है आपको नॉर्दर्न रीजन में ही मिलेगा, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ वक्त से जो है ना महाराष्ट्र साउथ में भी आपको इसका इंडस्ट्री मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न क्या होता है ना कि शुगर केन के अंदर ना सक्रोज कंटेंट होता है, जो जूस जो होता है ना बेसिकली, और वो जो है ना वही मीठापन प्रोवाइड करता है। तो वो जो है ना टाइम के साथ जो है ना वो सूखते जाता है। अगर शुगर केन का आप ट्रांसपोर्टेशन करके लंबे टाइम से यहाँ से वहाँ लेकर के जाओगे तो उसका जो सक्रोज कंटेंट है वो क्या होगा, वो सूखता चला जाएगा। अब जब सूखता चला जाएगा तो आप उससे ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाओगे। तो ये रीज़न होता है कि आप उसको जल्दी से प्रोडक्शन करो वहीं पे आसपास में इंडस्ट्री में, उसको उससे प्रोसेस करके चीनी बना लो या गुड़ बना लो, जो भी कर लो। तो इस तरीके से, तो इसी वजह से जो है ना वो उसके आसपास में ही मिल वगैरह बनाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ वक्त से जो है इसको जो है ना आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन सब रीजन में भी इसका इंडस्ट्री सेटअप किया गया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो इसको रन करता है, वो बेहतर तरीके से रन कर रहा है। और वहाँ का कभी-कभी कोई-कोई रीजन ऐसा भी है वहाँ पे जो कि जिसका टेम्परेचर थोड़ा-सा बेहतर है, जहाँ पे गर्मी उतनी नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वहाँ पे आप जो है ना बेहतर तरीके से आप उसको आप लंबे टाइम तक सक्रोज कंटेंट मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से आप जो है उसको प्रोसेस करके आप उससे चीज़ें निकाल सकते हो। तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे भी आजकल जो है इस्टेब्लिश हो रहा है मिल्स, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहे थे कि इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी ही रन करती है, यानी कि कोऑपरेटिव वाले लोग ही मिलकर रन करते हैं। तो कोऑपरेटिव ये सीजनल नेचर का होता है। सीजनल नेचर का मतलब होता है कि एक टाइम में जैसे कि शुगर केन प्रोडक्शन हुआ, अब उससे जो है चीज़ें जल्दी से बना लिया गया, क्योंकि अगर टाइम लगेगा सक्रोज कंटेंट खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सीजनल नेचर का होता है। और सीजनल नेचर का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लोग, कोऑपरेटिव वाले लोग करते हैं। अच्छा, और ये कोऑपरेटिव वाले लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव वाले इसलिए करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि कोऑपरेटिव जो होता है ना बेसिकली 10 लोग, 15 लोग या 5 लोग, 8 लोग मिलकर करते हैं, और सबका उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और अगर कोई एक बंदा इस चीज़ को रन करेगा तो कहने का मतलब है कि ये आपको उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करना है, किसी को कोई कोई दूसरे तरीके से इसमें अपने आप को सपोर्ट दे रहा है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहा है, कोई जो है ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट दे रहा है, और जल्दी-जल्दी सब काम को करना होता है। तो कोई ऑर्गेनाइज़ेशन एक बंदा इस काम को अगर करेगा तो हो सकता है उसमें टाइम टेकिंग हो, और वो जो इसका बेहतर तरीके से जो एफिशिएंसी आना चाहिए, यानी कि सक्रोज कंटेंट सूखे ना, जल्दी से जल्दी इसका हम आउटपुट निकाल लें, तो वो चीज़ एक बंदा अकेले नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर ज़्यादा लोग मिलकर करेंगे जल्दी-जल्दी एक टाइम पे, तो इससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो यही एक रीज़न है कि कोऑपरेटिव के लोग मिल करके इसको, सीज़नल नेचर होता है इसलिए मिलकर लोग इसको करते हैं जल्दी से, ठीक है? ये चीज़ है। तो बता दिए आपको ये साउथ में भी क्यों शिफ्ट हुआ है। अब बात करते हैं, तो दोस्तों बात अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की करें, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ उनको कहते हैं जहाँ जो इंडस्ट्री मिनरल से एज अ रॉ मटेरियल को यूज़ करके गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिकली आप आयरन ओर्स जो माइन करते हो, उससे फिर आप आयरन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है वो बनाते हो, स्टील बनाते हो। तो बेसिकली ये इंडस्ट्री में आ जाएगा। ये की इंडस्ट्री है, हेवी इंडस्ट्री है, ये मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी इंडस्ट्री है इसके सपोर्ट से बनता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री को मशीन चाहिए होता है, और वो मशीन मेटल का होता है, और वो आयरन स्टील से बनता है। तो इसीलिए इसको जो है मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, किंग ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। की इंडस्ट्री हम लोग देख चुके थे कि इस रोल के हिसाब से इसको की इंडस्ट्री में भी रखा गया है, ये हेवी इंडस्ट्री में भी आता है। तो ये चीज़ है। तो इसमें आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है ये आप हर तरह का गुड्स प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हो। आप जो बिल्डिंग बनता है उसमें जो आप बार्स यूज़ करते हो वो आयरन का होता है, ठीक है। आप जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बेसिकली कह सकते हो, डिफेंस में जितने भी मशीनरीज बनती है, मेडिकल इक्विपमेंट बनता है, टेलीफोनिक इक्विपमेंट बनता है, साइंटिफिक इक्विपमेंट बनता है, तो जितना भी कंज्यूमर गुड्स है बहुत सारा डिफरेंट टाइप का, वो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के अंतर्गत बनता है, ठीक है। अब आयरन स्टील इंडस्ट्री को जो स्टील हम लोग बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं वो आयरन स्मेल्टिंग के प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि आयरन ओर को, ठीक है, फिर उसके बाद फिर कोल को, फिर उसके बाद लाइमस्टोन को 4:2:1 के रेशियो में फर्नेस में उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जब इसको बर्न करते हैं तब जा कर के ये स्मेल्टिंग, आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गया उसका। और इससे फिर आगे जा कर के हम इसको अदर इंडस्ट्री में भी इसको आयरन को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया।
तो ये इसका स्टील मेकिंग प्रोसेस है, जो मैं बताया अभी वही चीज़ है। अब बात करते हैं कि इंडिया में कहाँ गया? आयरन एंड स्टील प्लांट्स मौजूद कहाँ है? तो ज़्यादातर आप देखोगे कि झारखंड एंड उड़ीसा वाले बेल्ट में आपको ज़्यादातर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील का जो माइनिंग होता है, जिसका ओर्स ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको इसी रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और इस वजह से जो है ना, इसका हम आपको बता चुके हैं कि जो चीज़ जहाँ पाया जाता है उसका इंडस्ट्री भी वहीं पर सेटअप किया जाता है, ताकि उसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कम हो और आराम से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, ठीक है। और वहाँ पे एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे आपको लेबर, चीप लेबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल है, तो जितना भी आपको बड़े पैमाने में आयरन स्टील इंडस्ट्री है, आपको वहाँ पे मिलेगा देखने को। यहाँ पे भी आपको साउथ में भी आपको मिलेगा 2-3 जगह, तो ये चीज़ है। विशाखापट्टनम में लेकिन बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटू, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड का जो बेल्ट है, आपको इस रीजन में, छोटा नागपुर रीजन में आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री का ज़्यादा सेटअप मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो क्योंकि अच्छा, मार्केट का भी पोटेंशियल बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना, देखो सबसे बड़ा बात क्या है कि यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी का आयरन मिल जाता है माइन से, और उसके बाद आपको चीप लेबर मिल जाता है और चीप रॉ मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। आपको ये 3-4 चीज़, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरीके का वहाँ पे डेवलप किया जा चुका है, जो कि इसको एडअप करता है वहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने को। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। ये भी जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। ये आयरन के बाद सबसे ज़्यादा अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है तो ये है, ठीक है। इसका यूज़ जो है आप एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ करते हो आयरन, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है ना, हल्का होता है, लाइट होता है। और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, बेसिकली एयर में उड़ने वाला जो भी जहाज़ होता है, वो चूँकि हल्का होगा तो ज़्यादा आराम से, बेहतर तरीके से ऊपर फ्लाई कर पाएगा। तो इसलिए जो है ना, वो एल्यूमिनियम से बनता है उसका बॉडी। और दूसरा चीज़ है कि यूटेंसिल, बर्तन वगैरह बनाने में एल्यूमिनियम का यूज़ होता है, ठीक है। वायर बनाने में इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, ठीक है, और हल्का होता है, और कंडक्टिविटी भी इसका अदर मेटल आयरन जैसा होता है, कॉपर जैसा होता है। इस वजह से जो है ना, इसका कंडक्टिविटी कॉपर के जैसा होने की वजह से इसको जो है हम लोग वायर के तौर पे यूज़ करते हैं। मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, यानी कि मेलिएबल मतलब कि ये जो है ना, चपटा करके आप इसको शीट में ड्रॉ कर सकते हो। इसको पीट के पतला धागा के तौर पे, यानी कि वायर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी जो ट्रांसमिशन लाइन में या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन में इसका बड़े पैमाने में यूज़ है। बॉक्साइट इसका ओर होता है, और इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, फिर वहाँ से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये बेसिकली जो है 6:4:1 कह सकते हो, इस रेशियो में निकलता है। यानी कि 6 अगर यूनिट आप बॉक्साइट निकाले हो, तो 4 यूनिट जो है आप उससे एल्यूमिनियम निकालोगे, और 1 यूनिट जो है आप उससे एल्यूमिनियम निकालोगे। तो ये इस यूनिट में आप जो है उसका ओर से आप फाइनल प्रोडक्ट में जा सकते हो। अब बात करते हैं अदर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का, वो है केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू में है, क्योंकि केमिकल, बहुत सारी इंडस्ट्री को केमिकल का ज़रूरत पड़ता है। लगभग हर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल का ज़रूरत पड़ता है। तो ये बहुत वास्ट और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत तरीके के केमिकल्स बनता है, और ये सब मेटेलिक, नॉन मेटेलिक टाइप का चीज़ों को यूज़ करके बनता है। तो ये बेसिकली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, और इसका रैपिड ग्रोथ हो रहा है रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि हर इंडस्ट्री जो है इस डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, एडेसिव हो गया, पेंट्स हो गया, ठीक है, एसिड्स हो गया, सोप्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया। ये डिफरेंट टाइप का जो इंडस्ट्री है, ये सब केमिकल्स का यूज़ करता है, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री खुद को भी बनाने के लिए केमिकल का यूज़ करता है, तो ठीक है। ये सेल्फ कंज्यूमिंग इंडस्ट्री भी है, ताकि हर इंडस्ट्री को केमिकल चाहिए होता है अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो केमिकल इंडस्ट्री में भी केमिकल चाहिए होता है नया केमिकल बनाने के लिए। तो ये चीज़ है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल, दोनों चीज़ बनता है यहाँ पे। तो ये चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं, कहाँ गया, वही बॉक्साइट, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम। तो ये उसका प्रोसेस होता है, और इस तरीके प्रोसेस से इसको निकाला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो इसका मतलब क्या होता है कि लार्जेस्ट कंज्यूमर का मतलब होता है कि ये केमिकल जो प्रोड्यूस करता है, ये और बेसिकली वही बात बोल रहे हैं कि केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए आपको केमिकल चाहिए होता है, और इसको अदर प्रोसेस करके फिर केमिकल बनाया जाता है। तो खुद का जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडस्ट्री भी है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जो आप
जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप्स उगाने में जो आप मिट्टी को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, तो वो बेसिकली फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री उसको बूस्ट करता है। तो फर्टिलाइज़र बहुत तरीके का फर्टिलाइज़र बनता है, ठीक है, जिसमें पोटैश होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होता है, अमोनियम फॉस्फेट होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र होता है, जो कि डिफरेंट, जिसमें जो मिट्टी के नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़िया करता है, पोटैश उसमें डाला जाता है। तो एक होता है DAP करके फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र जो होता है वो बनाया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ मिट्टी के डिफरेंट तरीके से फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और पोटैश जो है ना, वो इंडिया में बेसिकली ज़्यादा पाया नहीं जाता, तो बाहर से इसको कम इंपोर्ट किया जाता है। ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रॉ मटेरियल भी एक तरीके का, तो ये चीज़ है। और इसमें अदर भी मिनरल्स यूज़ होता है जो इसको इंडस्ट्री को बेहतर से बेहतर तरीके से बनाने के लिए। तो आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर देखा जाए, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे हम लोग देखे थे कि एग्रीकल्चर को बहुत बड़े पैमाने पर ले जाने की काम की गई थी। उसमें HYSD सीड्स यूज़ किया गया था, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, ये सब यूज़ किया गया था। तो उसके बाद से फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से 70s के बाद से काफ़ी इसका ग्रोथ हुआ है। तो इसका अगर प्रोडक्शन कह लिया जाए, तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बेसिकली उसमें जो नेचुरल गैस वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी। तो आप नेचुरल जो गैस है बेसिकली, तो वो आपको जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ पे ये इंडस्ट्री आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि HVJ पाइपलाइन जो हम लोग देखे थे, ठीक है, तो वो बेसिकली कहाँ से देखे थे, गुजरात से लेकर के जो है उत्तर प्रदेश तक जाता है। तो वो जो पाइपलाइन जो गया है उसका जो एरिया है, उस जोन में अभी आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये सब कुछ रीजन है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का मेजर प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और इसका जो कंज्यूमर है वो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, भी है, और प्रोड्यूसर है बेसिकली। और इसका कंज्यूम तो जहाँ जहाँ इंडिया में जहाँ जहाँ खेती होता है वहाँ फर्टिलाइजर का यूज़ होता है। अदर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, वो है सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है ना, वो आपको हेवी इंडस्ट्रीज में आएगा, और ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि सीमेंट जो बनाने के लिए आपको बेसिकली जो यूज़ होता है वो CSA यूज़ होता है। शॉर्टकट है वो, C मतलब कैल्शियम, S से सिलिका, A से एल्यूमिनियम, ठीक है। तो 60%, 40%, 20% इस तरीके से इसका मतलब अच्छा खासा कंटेंट चाहिए होता है। हाँ, तो ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है, ये बहुत हेवी इंडस्ट्री में आता है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है बहुत बल्की होता है। तो आपको जहाँ पे इसका जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, वहीं पे इसका इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें जिप्सम, सिलिका, लाइमस्टोन, इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और इसका इंडस्ट्री आपको मिलेगा कहाँ पे, गुजरात साइड में अच्छा खासा मिल जाएगा आपको इसका इंडस्ट्री, ठीक है। और दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, ये सब जगह में मिलेगा। लेकिन गुजरात में भी इसका सॉरी, कहाँ गया, ये बेसिकली जो है ना आपको गुजरात रीजन में ज़्यादा मिलेगा इसका इंडस्ट्री का। यहाँ पे आपका ये मिनरल्स अवेलेबल है, वहाँ पे इसका बल्क आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है ना इस इंडस्ट्री को वहाँ पे सेटअप किया जाता है जहाँ पे आपका इंडस्ट्री, जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे इसको सेटअप किया जाता है। अच्छा, एक और इंडस्ट्री है, वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली गाड़ी वगैरह के बारे में बात हो रहा है। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूस्ट करेगा। तो इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो टू व्हीलर से लेकर के 14 व्हीलर, 16 व्हीलर तक की गाड़ी बनाती है, ठीक है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, जो भी। तो कहने का मतलब है बहुत अच्छी अच्छी कंपनी इंडिया की है, जो कि MNC है, जो बड़े बड़े लेवल पे मिडिल ईस्ट में भी इसका गाड़ी चलती है, और यूरोप में भी गाड़ी चलती है इसकी, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका अगर देख लिया जाए सेटअप, तो गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इन सब जगह में इसका है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं आयरन स्टील इंडस्ट्री पे सेटअप डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत सारा इसका जो प्रोडक्शन है, तो बहुत सारा इसका जो पार्ट्स है वो आयरन बेस्ड होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आयरन बेस्ड इंडस्ट्री पे डिपेंडेड है। अब बात करते हैं अगला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग IT सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, और इंडिया जो है IT का जो जितना भी एम्प्लॉय है सबसे ज़्यादा इंडिया में है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग सोच सकते हैं कि जब IT का बंदा जॉब कर रहा होता है तो उसको कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, और अलग अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ज़रूरत पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्री दोनों हैंड इन हैंड है। तो जितना ज़्यादा IT इंडस्ट्री बूस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का उतना डिमांड बढ़ेगा। तो इंडिया में जो बेसिकली देख लिया जाए, इसमें बहुत सारा मेटल का यूज़ होता है। तो कहने का मतलब है बहुत सारा
सेमीकंडक्टर का मटेरियल भी यूज़ होता है, मेटेलिक कंडक्टर यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में। तो इसका सबसे ज़्यादा अगर देख लिया जाए सबसे बड़ा जो हब है वो है बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका। और इसका जो सेंटर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करता है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर, ये सब सबसे बड़ा रीजन है। नोएडा, मुंबई, चेन्नई ये सब भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का बूम है इन जगहों पे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब इतना सारा इंडस्ट्रीज़ जो है, डिफरेंट टाइप का इंडस्ट्रीज़ है, तो कहीं ना कहीं उसको सेटअप जब करते हैं तो ख़ास तौर पे जो मिनरल वेज इंडस्ट्रीज़ है, तो उनसे जो है ना बहुत हद तक, बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो उन पॉल्यूशन को समझेंगे किस तरह का पॉल्यूशन होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो चीज़ देखेंगे। फिर उससे हम लोग बचेंगे कैसे, वो चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो आप जैसे कि हम लोग कोल का यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ में कोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जितना भी इंडस्ट्रीज़ है, खास के केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ है, लेदर इंडस्ट्रीज़ है, जितना भी डिफरेंट काइंड ऑफ सब इंडस्ट्रीज़ है, तो इन सब के अंदर जो है ना कहीं इफ्लुएंस निकलता है। इफ्लुएंस मतलब कि जो मतलब ऐसा लिक्विड जो जिसमें पॉल्यूटेड पार्टिकल्स कंटेन होगा और जो हम अगर उसको ड्रेन कर देंगे वाटर बॉडीज़ में, तो वो कहीं ना कहीं पानी को भी गंदा करेगा। और जब इनको मैन्युफैक्चर करते हैं चीज़ों को, तब वो जो गैस निकलता है बर्निंग के बाद, तो वो गैस जब ऊपर जाता है तो वो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन करता है। मशीन इतने बड़े पैमाने में रन करते हैं, इतना बड़ा भयानक आवाज़ आता है, तो वो नॉइस पॉल्यूशन भी करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो मिट्टी के अंदर जो पानी जाता है गंदा, तो वो लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन भी कर देता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन है, एयर, वाटर, लैंड, नॉइज जो होता है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट इन चीज़ों के, इंडस्ट्रीज़ के होने से, ठीक है। तो उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो एयर पॉल्यूशन क्या है ना कि आप जब बहुत सारा चीज़ जो मैन्युफैक्चर करते हो इंडस्ट्रीज़ में, तो जो गैसेस निकलता है, हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये बेसिकली दो गैस है। और इसके अलावा बहुत सारा स्मोक भी निकलता है गैस वाला, तो ब्लैक ब्लैक टाइप का, जो कि चिमनी से निकलता है। तो ख़ास तौर पे जो आप ईटा भट्टा होता है उसमें, आयरन स्टील इंडस्ट्री होता है, जो चिमनी से जो गैसेस निकलता है, पेपर इंडस्ट्री, जितना भी इंडस्ट्रीज़ है, तो कहीं ना कहीं वो एयर में जा करके एयर को पॉल्यूट कर रहा होता है। उसमें जो गैसेस होता है वो तो पॉल्यूट करता ही है, उसके अलावा जो होता है ना सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स भी होता है, एसपीएम, जिसका साइज बहुत टाइनी होता है, बहुत टाइनी होता है। वो एयर में सस्पेंडेड रहता है और वो इतना छोटा रहता है, जब आप सांस लेते हो तो आपके ब्रीदिंग के थ्रू आपके लंग्स में जाता है और आपको कहीं ना कहीं फिर पल्मोनरी डिजीज भी होता है। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बड़ा इसका है, ठीक है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से के वजह से भी, बड़े पैमाने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है एयर पॉल्यूशन का। अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन का। तो वाटर पॉल्यूशन जो होता है ना, बेसिकली बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तरीके का जो मटेरियल है वो डंप हो रहा है वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। और उसको बिना ट्रीट किए ही हम पानी में उसको डंप कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारा लेदर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री है। तो इन सब के चीज़ों से ना बहुत सारा केमिकल निकलता है। और इवन जो हम लोग घर का भी जो वेस्ट होता है, उसको भी कभी कभी क्या किया जाता है कि सीवरेज पाइप जो है वो बिना ट्रीट किए जो है बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ में डंप कर दिया जाता है। तो आज हमारा रिवर जो है इतना गंदा क्यों है, इतना पॉल्यूटेड क्यों है? क्योंकि हम लोग जो है ना बेहतर तरीके से जो है ना वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और उसका बेहतर बेहतर मैनेजमेंट नहीं है। जो रीजंस है इन वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूशन होने का, थर्मल पावर प्लांट से जो चीज़ निकलती है गरम गरम, जो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो गर्म पानी निकलता है, उसको भी बिना ठंडा किए जो है पानी को वाटर बॉडी में डंप कर दिया जाता है। तो दीज आर द रीजन विच लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। फ्लाई ऐश जो है, जो प्रोड्यूस होता है ईटा भट्टी में जो कोयला जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ जो है अल्टीमेटली जो है ना काइंड ऑफ पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। थर्मल पॉल्यूशन क्या है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर कोई भी ऐसा वाटर बॉडीज में जो गर्म पानी चला जाता है, ठीक है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से, थर्मल पावर प्लांट की वजह से, जो अदर इंडस्ट्रीज है वहाँ पे केमिकल गर्म होता है, या फिर कुछ भी वाटर बॉडीज जो वाटर गर्म होता है, जो अंदर में गंदगी भी रखता है, उसको बिना ट्रीटमेंट किए हम गर्म में ही उसको ठंडा बिना किए और उसमें से गंदगी बिना निकाले उस पानी को जो है हम वाटर बॉडी में डंप कर देते हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, पानी में गर्मी की वजह से पानी को में जो वाटर
मरीन छोटा छोटा एनिमल्स है उनको ख़त्म कर देता है, जो वहाँ पे छोटे प्लांट्स हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो अल्टीमेटली जो है ऑयल रिफाइनरीज है बहुत बड़ा बड़ा, जो वाटर बॉडीज़ के समुंदर के आसपास होता है, वहाँ से भी जो निकलने वाला केमिकल्स है, वहाँ से भी निकलने वाला जो इफ्लुएंस है, उसको भी वाटर बॉडी में डंप कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जो बड़े पैमाने में जो मरीन एनिमल्स है या मरीन लाइफ है वो हैम्पर होता है और उनका इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है। तो ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉइस पॉल्यूशन का। तो बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्रीज़ है, वो जब इंडस्ट्रीज जब बनता है तो सॉरी इंडस्ट्री में जब चीज़ें बनाई जाती हैं, तो बड़े बड़े मशीन को जब रन किया जाता है तो उसमें आवाज़ बहुत आता है, ठीक है। और वो आवाज़ जो है ना अनडिज़ायरेबल साउंड होता है, उसका जो डेसिबल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो ह्यूमन ईयर के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। तो जो अल्टीमेटली आपका लॉन्ग टर्म अगर रहा तो हियर लॉस आपका हो सकता है, ठीक है। और आपको उससे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आपको हार्ट डिजीज़ हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको आपको आपके अंदर अनईज़ीनेस आ सकता है, तो आपको वीकनेस, आपको मतलब कि आपको चक्कर आएगा। तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है, जो बहुत सारा चीज़ हो सकता है जिसका इसके वजह से होता है, नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। तो ये सब चीज़ है, इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम लोग ईयर प्लग लगा सकते हैं, हम लोग साउंड प्रूफ इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो नॉइस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अब हम अल्टीमेटली बात करते हैं कि अब जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है इतने सारे पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन से, इसको हम लोग जो है ना कैसे कंट्रोल करेंगे। तो पहले अगर वाटर पॉल्यूशन की बात कर ले, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को बचाने के लिए और वाटर को भी बचाने के लिए बेसिकली, तो हम लोग वाटर को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही वाटर को यूज़ करें। रिड्यूस, रियूज़, रिसाइकिल, 3R जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर तरह का पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस, रियूज़ एंड रिसाइकिल, ये याद रखना 3R। तो ये अगर हम वाटर के लिए करें या फिर डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट है उसको हम प्लास्टिक मटेरियल हो गया, मेटल मिल्क मटेरियल हो गया, उन चीज़ों के लिए भी अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा ना, पॉल्यूशन कम से कम होगा। तो वाटर में भी यही बात होता है, हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जो है ना अपने यूज़ में लाए, बार बार उसको यूज़ कर ले, जो ठीक है, जो जैसे कि हम लोग घर में नहाए धोए पानी, वो पानी को हम टॉयलेट में फ्लश करने में यूज़ कर ले। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग वाटर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। और वाटर पॉल्यूशन को बचाने का एक और तरीका है कि थर्मल पॉल्यूशन, बेसिकली कि गर्म पानी जो भी निकलता है इंडस्ट्रीज से उसको पहले ठंडा कर लिया जाए, उसमें जो इफ्लुएंट्स है उसको जो गंदगी है उसको पहले ट्रीट करके हटा लिया जाए, फिर उसके बाद जो है उसको डंप किया जाए। तो इसको करते कैसे, इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोसेस होता है। प्राइमरी क्या होता है ना, जो उसमें मैकेनिकल प्रोसेस से करते हैं, उसमें जो भी ग्रिट होता है या जो भी चीज़ हो, जैसे कि प्लास्टिक रह गया, जैसे कि पानी है, उस पानी के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप देख सकते हो फिजिकली, तो उसको मशीन से सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, अब उसमें मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिक चीज़ है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से क्या होता है ना, उसको डिकम्पोज किया जाता है और उसको डिकम्पोज करके उसको सेटल, वो जब चीज़ सेटल डाउन हो जाता है, अब पानी को फिर बहा के हटा लिया जाता है, फिर वो जो सेटल डाउन ऑर्गेनिक चीज़ होता है, फिर उससे मैन्योर वगैरह कुछ बन जाता है, और वो जो पानी बह गया फिर वो टर्शरी ट्रीटमेंट में जाता है, उसमें क्लोरीनेशन वगैरह होता है, केमिकल वगैरह डाल के फिर उसमें जो जम्स है, जो कुछ भी बैक्टीरिया, उसको फिर मारा जाता है। तो इस तरीके से पानी भी साफ हो गया और इसको हम लोग फर्दर यूज़ में भी ला सकते हैं, जैसे कि हम लोग गार्डनिंग के पर्पज़ में ला सकते हैं, फिर अदर भी पर्पज़ में ला सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ में ला सकते हैं, इरीगेशन पर्पज़ में ला सकते हैं। तो अगर उसको और बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो अदर पर्पज़ में भी इंडस्ट्री वाले खुद उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वाटर ट्रीटमेंट का, ये फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। और जो है ना, एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो एयर पॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, हार्मफुल गैसेस होते हैं, और एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। तो जो हार्मफुल गैसेस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बहुत सारा गाइडलाइन निकाल रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है ना कंट्रोल करने के लिए जो है ना गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्रीज़ को। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है उनको ये गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। उनको इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हम जो है अपना इंडस्ट्री सेटअप किए हैं, तो इसमें जो है ना ट्रीटमेंट प्लांट भी बैठा रहे। हर बड़े इंडस्ट्री को ना अपना ट्रीटमेंट प्लांट में बैठाना पड़ता है अपने इंडस्ट्री के कैंपस में, ताकि वो जितना भी पॉल्यूशन कर रहा है उसको कंट्रोल करने का भी उसके पास पूरा प्रोविजंस है कि नहीं, तभी उसको एनओसी मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप इंडस्ट्री रन करो। और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाले, वो टाइम टू टाइम वहाँ जाते हैं, रिव्यू लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जो है पॉल्यूशन जो है कंट्रोल में रहता है। और जो अगर मैकेनिकली अगर बात कर लिया जाए, बहुत सारा इक्विपमेंट होता है जो कि यूज़ होता है इन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि जनरेटर्स होता है, जो कि
जो साउंड साइलेंसर के तौर पे यूज़ कर किया जा सकता है, ठीक है। साउंड साइलेंसर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसको वहीं पे रोक लिया जाए ताकि वो आगे नहीं जाए, ये चीज़ होता है। फिर उसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में बात कर लिया जाए तो ये चीज़ है। ईयर प्लग वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। और कहाँ गया, बहुत सारा जो है ना फ़िल्टर भी लगा के लाया जाता है चिमनी के आसपास में, ताकि जो है ना फ़िल्टर ऐसा होता है कि वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को जो ना फ़िल्टर कर लेगा, वो उसको जाने नहीं देगा। और जो गैसेज़ है उसको भी, हार्मफुल गैस को ट्रैप करने का भी एक प्रोसेस होता है कि हार्मफुल गैस ज़्यादा जो है चिमनी से निकल करके वो अलग से जगह पे जाकर ट्रैप हो जाए और वो एयर में ना जाए। और जो चिमनी होता है, चिमनी का हाइट भी बहुत ज़्यादा ऊपर रखने के लिए कहा जाता है, ताकि वो गैस जो है ना नीचे सराउंडिंग्स में ना आ पाए, ऊपर चला जाए। तो इस चीज़ों को फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, कहीं न कहीं उसके अंदर चार्जिंग एबिलिटी जनरेट करके उसको वहीं पे सेटल डाउन कर दिया जाए ताकि वो एयर में नहीं जाए। अल्टीमेटली जो एसपीएम है और गैसेज़ है उसको प्रोसेस करके कहीं न कहीं उस सिस्टम में ही रोक लिया जाए और उसको बाहर नहीं जाना दिया जाए, ताकि वो जो है एयर पॉल्यूशन को ना बढ़ावा दे। ठीक है? ये चीज़ बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि एनटीपीसी जो है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करती है, साथ में इसको ये जो है ना बहुत ऐसा भी काम करे कि सस्टेनेबल तरीके से जो है ना काम किया जाए। और इसके लिए वो क्या कर रही है कि अब एनटीपीसी में पूछा जा सकता है कि ये एक तरीके से कि एनटीपीसी जो है काम कर रही है, ये किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में अपना योगदान दे रही है। तो ये जो है ना बहुत सारा मॉडर्न टेक्निक को यूज़ कर रही है जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। वो जो है ना और क्या कर रही है, वेस्ट जनरेशन जो है ना वो कम से कम जनरेट हो, और इस तरीके का अपना मॉडर्नाइज मशीनरीज यूज़ कर रही है। दूसरा चीज़ ये है कि वो जो है ना क्या कर रही है कि बहुत बड़े पैमाने में आसपास एरिया में ग्रीन बेल्ट तैयार कर रही है, प्लांट वगैरह लगा रही है, पेड़ वगैरह लगा रही है, ताकि जो पॉल्यूशन हो वो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस मिले। वो पॉल्यूशन जो है ना, कहीं पॉल्यूशन पेड़ इतना कट जाता है, पॉल्यूशन पेड़ क्या करता है, पेड़ जो है ना पॉल्यूशन कंट्रोल भी करता है। पेड़ जो है वाटर का जो इकोसिस्टम में जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन के अमाउंट को कंट्रोल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली क्या करता है, ये पेड़ जो है ना पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। तो ज़्यादा तादाद में आसपास में पेड़ लगाने का काम कर रही है एनटीपीसी, ठीक है। जो फ्लाई ऐश निकलता है, जो थर्मल पावर प्लांट जो होता है बेसिकली वो उसमें क्या होता है ना, कोयला जो जलाया जाता है, तो कोयला की जगह पे ऑयल वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह यूज़ किया जा रहा है एनर्जी के तौर पे, ताकि कोयला ज़्यादा फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करता है, कोयला ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस एंड ऑयल। तो गवर्नमेंट ये भी ध्यान दे रही है कि हम लोग जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोल को छोड़ के इन चीज़ों पर निर्भर करें। और ये जो फ्लाई ऐश इनकेस अगर यूज़ भी हो रहा है, तो वो फ्लाई ऐश को जो है ना कहीं उड़ करके वो पॉल्यूशन कर रहा है, तो वो फ्लाई ऐश को कंट्रोल किया जाए, रोका जाए, रखा जाए, और उस फ्लाई ऐश से जो है ना बिल्डिंग मटेरियल सब्सटेंस बनाया, जैसे कि ब्रिक्स बनाया जाए। फ्लाई ऐश ब्रिक होता है जो कि हल्का होता है और वो सस्ता भी होता है, उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा होता है। तो आप देखते हो जितना भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, खासतौर पर बिहार गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, तो जितना भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसमें बोला गया कि फ्लाई ऐश ब्रिक को ही यूज़ करना है, जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक से क्या होगा कि जितना भी आप, पहली बात तो वो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि अब उसका एफिशिएंसी बढ़ गया, अब उसको यूज़ में लाया जा रहा है, और दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल भी हो रहा है, ये चीज़ है। तो एनटीपीसी का ये गाइडलाइंस है जो कि और फॉलो भी किया जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना इकोलॉजिकली मॉनिटरिंग सिस्टम है बेहतर तरीके से जो डेवलप किया जा चुका है, जो कि कहीं ना कहीं जो है इकोसिस्टम को अब बचाने और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कम किया जा रहा है। तो हम लोग ये चीज़ अच्छे से देख ली कि पॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरीके से होता है, और उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को हम लोग देख ली और समझ ली। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार इस चैप्टर को फिर से जाइए, फिर से देखिए, और मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फहद पाठशाला।